प्रश्न है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की राजधानी किस दिशाएं क्रमशः है? तो देखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गई और दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष में पूछा गया है कि लखनऊ और जयपुर जो है किधर पड़ेगी। तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, हम सभी जानते हैं। जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है, ठीक है। तो देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली हो गई, ठीक है, नई दिल्ली। और यहाँ पर जो है नई दिल्ली है, मान लीजिए। यहाँ पे देखिए लखनऊ जो है नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ दक्षिण हो गया और इस तरफ पूर्व हो गया। दक्षिण पूर्व में है आपकी लखनऊ, ठीक है। और जयपुर में जो है यहाँ पे देखिए राजस्थान भी नीचे की तरफ है, यानी कि दक्षिण हो गया। और ये जो है इस तरफ है, यानी कि पश्चिम की तरफ है। तो दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है क्या है, जयपुर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व में लखनऊ, ठीक है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम में जयपुर। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62। एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली बागी का उदाहरण देती है, जो कि एक व्यंजन है जो बना है। तो भरली बागी क्या है? यहाँ पे देखिए भरली बागी। तो भरली बागी जो है ये बना होता है बैंगन से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, छोटे छोटे भरवा बैंगन से, सादा दाल का दमपुख्त, ताजी पोम्फ्रेट मछलियां का मलाईदार व्यंजन है, आलू गोभी तथा टमाटर की करी है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा छोटे छोटे भरवा बैंगन से जो है बनती है भरली बागी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों और आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। तो पक्षियों के जो पंख होते हैं वो विभिन्न रंगों के, आकार के एवं माप के होते हैं, बिल्कुल सही है। और वे जो है उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा, यानी कि और जो है उनका क्या कार्य होता है, जो पक्षियों का पंख होता है उससे उन्हें क्या मदद मिलती है। तो एक तो उनको उड़ने में सहायता करती है, और देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार का भोजन, तो क्या उससे जो है वो भोजन को ढूंढने में मदद करते हैं पंख उनके? नहीं, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। उन्हें गर्म रखते हैं, तो वे जो है उनके जो पंख होती हैं वो वाटर प्रूफ होती हैं। इससे जो है हवाएं उनके शरीर के अंदर तक नहीं जा पाती, यानी कि वो शरीर को जो है वो गर्म रखते हैं, ठीक है, ढक कर रखते हैं, शरीर को गर्म रखते हैं, ये सही है। विभिन्न तरीकों से चलने में, तो पक्षियां जो है अपने पैरों से चलती हैं। उड़ने में जो है पंख मदद करती हैं, लेकिन चलने में ये मदद नहीं करती। तो यहाँ पे ये गलत है। उन्हें जलसा बनाते हैं, यानी कि वाटर प्रूफ बनाते हैं, यानी कि जैसे कि बारिश का मौसम है तो बारिश में आप पक्षियों को भीगते हुए देखे होंगे। तो वहां पर जो है पूरी तरह से भीगते नहीं, अंदर तक जो है उनके पानी नहीं जाती है। तो इससे जो है कौन बचाता है? उनकी पंख बचाते हैं, ठीक है। पंख पर जो है पानी जब गिरती है तो अंदर तक जाने में वो रोकती है, क्योंकि वो जो है वाटर प्रूफ का वहां पे काम कर रही होती है। तो इससे जो है उनका बचाव होता है और वे जो है सुरक्षित रहते हैं। तो जलसा बनाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए बी सही है और डी सही है। तो कुट में आंसर देना है आपको। करेक्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, बी और डी। अगला है क्वेश्चन 64। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 64 में दिया गया है, जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो जो पशु यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, माफ कीजिएगा, अंडा देने वाले पशु, ठीक है। तो अंडा देने वाले पशु कौन से होते हैं? तो एक तो होता है आपके मोनोट्रिम, ठीक है। तो मोनोट्रिम जो है ऐसे पशु हैं या जीव हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है। और इनकी जो है क्या विशेषताएं होती हैं तो देख लेते हैं। उनका जो है आप देखिएगा तो उनका कान जो है आंतरिक रूप से बने होते हैं और शरीर पर उनके बहुत से बाल होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे बाल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके, उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। नहीं, बाहरी कान नहीं होती है, उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ये गलत है। उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते, बाल होते हैं, ठीक है। तो उनके जो है आंतरिक कान होते हैं और उन पर जो है बाल होते हैं, ठीक है। और शरीर पर भी जो है उनके बाल होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65। उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची हैं। तो कौन है ये जिन्होंने जो है एवरेस्ट पर्वत
पर चोटी पर जो है अपना कदम रखा था। यानी कि पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने जो है जिसने एवरेस्ट चढ़ा था, तो वे थी बछेंद्री पाल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपके ऑप्शन 4 बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है? तो मणिपुर के संबंध में क्या सही है? आपके ऑप्शन है मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश। तो क्या मणिपुर का जो है, यहाँ पे देखिए नीचे देख लीजिए, पहले कूट दिए गए। ठीक है, कूट में आपको करेक्ट आंसर बतानी है। तो मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश, तो ये बिल्कुल सही है। लावणी मणिपुर का एक लोक नृत्य है, ये भी सही है। लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए, तो नहीं, ये जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। मणिपुर बांस के उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो मणिपुर जो है बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। तो ए बी डी यहाँ पे करेक्ट दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड ए बी और डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 67। कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं, तो कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं, आपके ऑप्शन है यस कमाने के लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए करते हैं, अपनों को व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए करते हैं, ऊर्जा बचाने के लिए करते हैं। तो क्या जो है कार्य से ऊर्जा बचती है? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो कार्य क्या हम लोग मनोरंजन के लिए करते हैं? नहीं। यश कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए क्या हम लोग जो है कार्य को करते हैं? ये भी नहीं होगा। तो कार्य करने के पीछे मकसद होता है कि अपनों को व अन्य लोगों का सहारा या भरण पोषण करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 केवल सी। आगे देखते हैं, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। तो क्या उनके झुंड में जो है नर हाथी होते हैं? तो देखिए उनके झुंड में जो है केवल महिला हाथी होती है और बच्चे होते हैं। ठीक है, तो नर हाथी नहीं होते हैं, एक भी नहीं होते हैं, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। जैसे ही 14 से 15 वर्ष की आयु के हो जाते हैं नर हाथी, तो वो जो है झुंड को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गलत है। उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों में साथ रहते हैं। यहाँ पे कहा गया उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों में साथ में रहते हैं। नहीं, ये भी गलत है। नर हाथी के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं, ये सही है। क्योंकि मैंने जैसे अभी भी आपसे बताया कि केवल जो है वे 14 से 15 वर्ष तक की आयु तक ही जो है वो झुंड में रहते हैं, उसके पश्चात जो है वो झुंड को छोड़ देते हैं नर हाथी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, ये यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी और डी सही दिया गया है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी तथा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा किले के मानचित्र दिया गया है। इस पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पटनचेरू दरवाजा के बीच की दूरी 15 किस तरह से दिया गया है, 15 पॉइंट शायद होना चाहिए था। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको पैमाना दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बीच की दूरी जो है दिया गया है 15.2 यदि ले लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है, तो 15.2 सेंटीमीटर बराबर आपका हो जाएगा 110 इंटू 15.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1672 मीटर। ठीक है, 1672 मीटर आ जाएगा। तो इसको आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.672
किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कट करने पर 1.672 आ जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 1.672 किलोमीटर दिया गया है आपके ऑप्शन 3 में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। तो देखिए यहाँ पे 15.2 ही है, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए था, ठीक है। 15.2 को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे 110 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। तो इस यहाँ पे आपका आएगा 1672, ठीक है। और इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से भाग कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70। सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। तो मिजोरम में जो है कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, आपके ऑप्शन है खासी, असमी, मिजो, लुसेई, कुकी। तो यहाँ पे देखिए मिजो, लुसेई, कुकी, मेतेलॉन अंग्रेजी, माओ बंगाली। तो तारा को जो है हिंदी बोलने में परेशानी होती है, और यहाँ से सिर्फ आपसे पूछा गया है कि मिजोरम में बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी है। तो मिजो, लुसेई और कुकी जो है ये मिजोरम में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड, मिजो, लुसेई। आगे है, पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि यह। तो पेट्रोलियम तथा कोयले को जो है अनवीकरणीय ईंधन क्यों कहा जाता है, आपके ऑप्शन है प्रदूषण फैलाते हैं। क्या ये जो है प्रदूषण फैलाते हैं, महंगे होते हैं, प्राची आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, बनने में कई साल लगते हैं। तो अनवीकरणीय ईंधन जो है इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो पेट्रोलियम, कोयले तथा गैस ये सभी जो होते हैं ये बहुत सालों में बनते हैं। इनको बनने में जो है बहुत से वर्षों, हजारों वर्षों, लाखों वर्षों में ये बनते हैं, ठीक है। और ये जो है जमीन के अंदर बहुत ही गहराई में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसे अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि इसको जो है आसानी से जल्दी बनाया नहीं जा सकता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रदूषण फैलाते हैं नहीं होगा, महंगे होते हैं इसलिए कहा जाता है ये भी नहीं होगा, आसवन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है। तो आपके ऑप्शन है खाना पकाने के लिए क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के लिए लेके जाते हैं, ठीक है, खाना पकाने के लिए नहीं। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर नहीं, वहां पे आग जलाने के लिए वो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के पीछे क्या कारण है कि उन्हें जो है जो हाइट पर जैसे ही जितना ही ऊंचाई पर वो जाएंगे वहां पर जो है ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ होता है। तो इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर वो लेकर जाते हैं ताकि सांस ले सके। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन 73 है। अरब सागर में 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश हैं। तो अरब सागर जो है किस तरफ पड़ती है, यहाँ पे गुजरात जो है इसी तरफ जो है क्या है, अरब सागर है, ठीक है। यहाँ पे अरब सागर है। तो अरब सागर की तरफ कौन कौन से राज्य हैं आपको देखना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु जो है किस तरफ पड़ता है, तमिलनाडु जो है आपकी इस तरफ पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये नहीं होगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुदुचेरी, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे गोवा, महाराष्ट्र और केरल, ठीक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर गोवा यहाँ पे है, फिर यहाँ पे केरल है, ठीक है, कर्नाटक है, केरल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74। राजस्थान की पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतलों के घड़ों को संभालती है कहलाती है। तो आपने देखा होगा ये बहुत बार जो है मूवीज में भी दिखाई जाते हैं और साथ में जो है आपने विभिन्न सीरियल्स में भी देखे होंगे, ठीक है, और पिक्चर में भी, बुक्स में भी होते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो राजस्थान की ये जो है पारंपरिक नृत्य है जिसमें घूंघट डालकर जो है महिलाएं क्या करती हैं,
9 7 या 9 7 से 9 जो है पीतल के घड़ों को संभालती हैं और नृत्य करती हैं। तो ये क्या कौन सी नृत्य है? ये आपके ऑप्शन है कालबेलिया, कथक, 13 ताली, भवाई। ये है भवाई। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका 4 भवाई। भवाई या भवई भी सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मधुबनी एक प्रसिद्ध। तो मधुबनी क्या है? आपके ऑप्शन है तो मधुबनी जो है बिहार का एक जिला है। ठीक है, बिहार में ये एक जिला के रूप में स्थित है और यहाँ का जो चित्रकला है मधुबनी पेंटिंग वो बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं। झील है राजस्थान में, मधुबनी झील है नहीं। बिहार की सॉल है नहीं। आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है क्या? मधुबनी जो है साड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है। बिहार का एक स्थान है, तो बिहार का स्थान है ये भी सही है और बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, डी और ई जो है यहाँ पे ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो डी और ई ही यहाँ पे बस सही है, तीनों बाकी गलत दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है ईवीएस में मानचित्रण कौशल। ईवीएस में जो है मानचित्रण कौशल जो है किस काम के लिए होता है? आपके ऑप्शंस है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो देखिए जो मानचित्र है जो है, यदि हम मानचित्र को जानते हैं तो ये जो हमें कौशल है ये जो है हमें क्या चीज के लिए जो है ये फायदेमंद होती है? तो ये जो है आपको स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। हम जो है इससे जानते हैं कि कौन सा स्थान जो है कहाँ पर है और साथ में ये भी जानते हैं कि दिशा के बारे में हमें इससे ज्ञान मिलती है। ठीक है, तो मानचित्रण कौशल जो है स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। देखिए समयन एक लड़का है, यहाँ पे एक शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है। वे जो है अपनी आमतौर पर वो क्या करते हैं कि अपना कक्षा कार्य जो मिलती है वो नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो देखिए यानी कि वो शिक्षक जो है उन्हें कार्य दे रही है कुछ करने के लिए, क्लास वर्क दे रही है, लेकिन वे जो है संयम जो है ये नहीं कर रहा है, हमेशा जो है वो बदमाशी करता है। वो जो है क्या कर रहा है, अपना दिया हुआ कार्य जो है वो पूरा नहीं करता है। तो इस मुद्दे को हल करने के लिए जो है आप क्या कीजिएगा, एक शिक्षक के रूप में आपको इस प्रश्न का उत्तर बतानी है। तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दे। क्या आप उनके माता पिता से बात करेंगे और उन्हें सलाह देंगे, ये अच्छा तरीका होगा? नहीं। देखिए किसी भी बच्चे का जो है डायरेक्ट गार्जियन से कंप्लेन कर देना ये सही तरीका नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दे। जो भी कार्य अन्य बच्चे कर रहे हैं वो उसे भी करना होगा। ठीक है, तो सिर्फ आसान गृह कार्य देने से जो है वो नहीं सीख पाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। और देख लेते हैं किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। किसी दूसरे बच्चे से जो है उसका कक्षा कार्य जो है उसे पूरा करने में मदद करने के लिए, ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसकी कठिनाई का पता लगाए, आखिर क्या कठिनाई है जो है दिया हुआ कार्य कक्षा कार्य नहीं कर रहा है, इसकी कठिनाई को पहले पता लगाना होगा और उसके अनुसार जो है कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करना होगा। ये सबसे अच्छा तरीका होगा। एक शिक्षक के रूप में आप ये इस मुद्दा को हल करने के लिए ये कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी सीटेट के जो प्रश्न है आप एक शिक्षक के रूप में अपने आप को देखेंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे उसे जो है आप एक स्टूडेंट के लिए जो है क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इस रूप से आप देखने का प्रयास करें। जो भी पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं उसी से रिलेटेड होते हैं सीटेट में, चाहे वो आपका ईवीएस का हो या सीडीपी का हो या कोई भी पेडागोजी सेक्शन हो, मैथमेटिक्स का हो या कोई भी हो, वो जो है इसी से लगभग संबंधित होता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। देखिए यहाँ पे टॉपिक क्या है, परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक वाद विवाद का ऐसा आयोजन किया गया, मुस्कान ने किया। ओके, मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो उन्होंने जो है एक मुस्कान जो है एक शिक्षिका है, उन्होंने जो है ऐसा वाद विवाद बातचीत जो है किससे किया, बच्चों से किया, स्टूडेंट से किया। और तो इसके पीछे जो है इनका क्या उद्देश्य है, क्यों उन्होंने कहा कि परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए? तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती हैं। नहीं, क्या इसके लिए जो है उन्होंने डीजल को प्रतिबंध करने के लिए कहा? नहीं। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। नहीं, ये भी नहीं होगा आपका। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों का प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। बिल्कुल सही, डीजल का प्रयोग जो है नहीं करना है, इस पर जो है वो जोर देना चाहती है। वो जो है इस डीजल के प्रयोग को जो है वाहनों में प्रतिबंध लगाना चाहती है, इसी कारण से जो है इसके प्रति जो है उन्हें संवेदनशील बनाना चाहती है, इसी कारण से जो है उन्होंने इस मुद्दे पर बात किया। यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये छात्रों को विचार को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा इसमें। वो पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों का प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, क्योंकि इससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, जो धुआं निकलते हैं डीजल वाहनों से। इसीलिए जो है ऐसा टॉपिक जो है क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? तो देखिए, कुछ हजार साल पहले जो है तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन जो है उन्होंने किया था। इसके आधार पर जो है कक्षा 5 में ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद दिया गया है। तो क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, आपको बतानी है। आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थी की मदद करता है। बिल्कुल सही। देखिए इसमें जो है नीचे कूट दिए गए हैं, कूट में आपको करेक्ट आंसर बतानी है। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। और देखिए ये शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग को सुधार करने में मदद करेगा। क्या शिक्षार्थी को जो है उन्होंने रिकॉर्ड जो दिया है उसमें सुधार करने का कार्य करना है? नहीं, ये तो आपको नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ कार्य जो है नहीं दिया गया शिक्षार्थियों को। जो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है उसे सुधार करने के लिए नहीं दिया गया है, या ऐसा कुछ उन्हें मदद इसमें नहीं चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। बिल्कुल सही, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका का सराहना करने में मदद करता है। जो तालाब है ये सब जो है, या जो अलबरूनी है, इनके बारे में जब वो जानेंगे तो इससे जो है उन्हें इतिहास के साक्ष्यों के बारे में जो है पता चलेगा। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 1, 3 सही, 1, 3 और 4 भी सही है। ठीक है, तो 1, 3 और 4 दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 में 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो देखिए ईवीएस जो है एक एकीकृत विषय है। इसमें जो है थीम के द्वारा थीम जो है दिया गया है, बजाय कि यहाँ पे चैप्टर्स वाइज के बजाय जो है यहाँ पे थीम दिया गया है, उप थीम दिया गया है। उसी के अनुसार जो है इसका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। ईवीएस की प्रकृति जो है एकीकृत है। इसमें जो है आपका साइंस यानी कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित जितने भी उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम आते हैं, लगभग सभी इसमें जो है संयुक्त रूप से आपको देखने को मिलते हैं ईवीएस में। और इसमें जो है इसीलिए जो है इसे एकीकृत प्रकृति के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसे जो है एकीकृत कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। किसके लिए जो है ये सहायक है?
देख लेते हैं ऑप्शन है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। बिल्कुल सही। इसमें जो है ये जो है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करता है और करने में, और इसे जो है संकल्पनाओं को अधिक संख्या का परिचय देने में। इससे जो है बच्चे आसानी से सीखते हैं और इसका एकीकृत जो प्रकृति है ये जो है सभी शिक्षार्थियों के लिए सहायक है। ये जो है शिक्षार्थी केंद्रित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन देखा जाए तो दी गई सूचना और विवरण से सीखने में नहीं होगा। पाठ्यचर्या का भार कम करने के लिए नहीं, पाठ्यचर्या का भार कम करने और शिक्षार्थी को सार्थकतापूर्वक सीखने में नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 65 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? आपके ऑप्शन है समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्रण, सहयोग, न्याय प्रति सरोकार। तो देखिए जो ईवीएस में आकलन के लिए जो है व्यापक संकेतक नहीं है कहा गया है, तो ये हो जाएगा आपका अवधारणा मानचित्रण। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है। जो प्रश्न जो है बच्चे पूछते हैं इसे एक रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। आपके ऑप्शन है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। क्या नियम को पालन के बढ़ावा देने के लिए जो है बच्चे प्रश्न करते हैं? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही। बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा होती है उसे जो है, और वो जब प्रश्न करते हैं तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ती है, और वो जो है जो भी उनके जिस चीज के प्रति जो उनकी जिज्ञासा रहती है उसके बारे में वो आसानी से अधिगम कर पाते हैं। इसलिए जो है प्रश्न पूछना एक अच्छा चीज होता है, इसे जो है अच्छा माना जाता है। तो एक पर्यावरण अध्ययन में जो है प्रश्न करने को रणनीति के रूप में हमेशा उपयोग इसका किया जाता है, क्योंकि इससे जो है बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अनुशासन बनाए रखने के लिए नहीं, ध्यान खींचने के लिए नहीं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाड़ी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो देखिए कौन सा कार्यकलाप जो है जिसमें इंद्रियों का जो है अधिक संख्या में यूज हो, ठीक है, उपयोग हो रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। उचित ए बी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, और देखिए नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, कौशलों का प्रदर्शन के लिए समुदाय के संदर्भ में व्यक्तियों को आमंत्रित करना। क्या व्यक्तियों को आमंत्रित करना, इससे जो है आपका जो है इस प्रकार की गतिविधि से जो है क्या आपका जो है आपका इंद्रिया जो है इसमें शामिल होंगे? नहीं होगा ये। ठीक है, तो का गलत हो जाएगा। और देख लेते हैं समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। सिर्फ समूह चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए जो है ऐसा नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें जो है इंद्रियां शामिल हो वो है आपका नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। इससे क्या होगा कि बच्चे जो है अपने इंद्रियों का प्रयोग करेंगे। इंद्रिया का जैसे आंख का प्रयोग करेंगे देखने के लिए, नाक का प्रयोग कर सकते हैं, कान का प्रयोग कर सकते हैं, छूकर कोई चीजों को देखेंगे जब वो भ्रमण करने जाएंगे। तो ये सब इसमें जो है अधिक जो है इंद्रिया शामिल है। इस तरह जो भ्रमण कार्य होती है इसमें जो है इंद्रिया अधिक शामिल होती हैं, तो इसीलिए जो है ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो देखिए आपने हमेशा आप ये सुनते होंगे, आपके शिक्षक के द्वारा जो है ऐसा कहा जाता है कि पत्र पत्रिकाएं से जो है हमें जुड़े रहना चाहिए। इसे जो है हमें दैनिक
जीवन में क्या चल रही है, दुनिया में क्या चल रही है, इससे जो है हम जुड़ पाते हैं, इससे हम जान पाते हैं। तो आप एक शिक्षक के रूप में अपने स्टूडेंट्स को आप भी यही सलाह देंगे कि आपको जो है पेपर पढ़ना चाहिए, डेली का जो पेपर होता है इसे पढ़ना चाहिए। टीवी में जो हम घंटों मूवीज देखते हैं, कार्टून देखते हैं, गीत सुनते हैं, इसके बजाय जो है आपको समाचार देखना चाहिए। ये सब हम सलाह देते हैं। तो ये सब देखिए क्यों जो है यहाँ पे तो समाचार पत्र और पत्रिका को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है इकरा एक शिक्षक के रूप में, क्यों आप इसे प्रोत्साहित करते हैं? तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है। क्या इससे जो बच्चे स्वतंत्र होते हैं? नहीं। या शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करता है? नहीं। क्या जो है इससे बच्चों का और कंपटीशन बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और कॉम्पिटिटर होंगे? नहीं, ये नहीं होगा आपका। ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है? नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। और देखिए ये शिक्षार्थी को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है, बिल्कुल सही। जब बच्चे जो है पेपर पढ़ते हैं उसे जो है दुनिया भर की खबरों को उन्हें जानकारी मिलती है। राजनीतिक फील्ड में क्या चल रहा है, क्या आर्थिक मुद्दे हैं, क्या जो है खेल में क्या हो रही है, या और भी जैसे बॉलीवुड से संबंधित न्यूज होते हैं, या कोई रिजल्ट से संबंधित न्यूज होते हैं, एजुकेशन से संबंधित न्यूज होते हैं, और साथ में योगा से संबंधित भी न्यूज हमें देखने को मिलती है। हर एक फील्ड से जो है न्यूज हमें देखने को मिलती है पेपर में। तो ये जो है बच्चे जो है इससे क्या होते हैं कि अपने संसार से जुड़ पाते हैं, उन्हें जो है बहुत सारी जानकारी पेपर से मिलती है। इसलिए जो है पेपर पढ़ने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? तो देखिए तोरांग जो है जंगल को कहा जाता है, किसी स्पेशली एक राज्य में कहा जाता है, और इससे संबंधित बहुत बार आपका प्रश्न पूछा गया है। ये VBI क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे टिक करके रखिएगा। इसमें जो इससे जो है बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि तोरांग का अर्थ क्या होता है, कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि जंगल का दूसरा नाम क्या है, और ऑप्शंस में दिया गया रहता है, तोरांग भी दिया गया रहता है, आपको इस तरह से चूज करना भी रहता है। और खास करके ये पूछा जाता है कि किस राज्य में जो है तोरांग का अर्थ जंगल होता है, इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। तो ये जो है ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। मिजोरम, झारखंड, असम, ओडिशा। तो जो तोरांग जो है तोरांग को जो है जंगल को जो है तोरांग कहा जाता है, ये कहा जाता है झारखंड में। ये आप याद रखेंगे, मोस्ट VBI प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, ठीक है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो देखिए इसका फिगर बनाते हैं पहले, ठीक है। पहले जो है आप दक्षिण में जा रहे हैं, तो दक्षिण आपका यहाँ पे X है, घर आपका यहाँ पे है, ठीक है। X के दक्षिण में आप 125 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है, 125 मीटर जाते हैं, ठीक है। फिर ठीक पूर्व में, यानी कि पूर्व इधर हो गया आपका 100 मीटर, ठीक है, पूर्व में 100 मीटर आप जा रहे हैं। और देख लेते हैं, पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं, और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पर अपने विद्यालय में पहुंचते हैं। यानी कि ये भी 125 मीटर ही है, और ये जो है Y है, ठीक है, ये भी 125 मीटर है। और ये देखिए यहाँ पे दोनों जो है सामने आ गए X और Y, ठीक है। यहाँ पहले ही बता दिया गया है कि ठीक सामने है, ठीक है। और देखिए Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो देखिए ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। 100 मीटर ठीक पश्चिम, 125 मीटर ठीक उत्तर। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि Y पर विद्यालय के सापेक्ष x यानी कि ये जो है कहाँ पर है आपको बताना है। यहाँ पे आपका x जो है घर कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 100 मीटर, यहाँ का जो दूरी होगा आपका 100 मीटर हो जाएगा। और इसका Y से डायरेक्शन को देखा जाए तो ये जो है पश्चिम में है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 100 मीटर पश्चिम में, ठीक है, 100 मीटर ठीक पश्चिम। प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 में ही दे दिया गया है 100 मीटर ठीक पश्चिम, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 71 का, ठीक है।
100 मीटर ठीक पश्चिम आपका करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि हमने फिगर में समझा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो देखिए मिर्ची जो है सबके लिए आवश्यक होती है, खाना पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए। बिना मिर्च के जो है हम खाना खा भी नहीं सकते हैं। जैसे कि नमक की हमें आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जो है मिर्च की भी आवश्यकता होती है। एक दिन बिना मिर्च के यदि खाना हम लोग बना ले तो उसे जो है हम लोग से खाया नहीं जाएगा, क्योंकि हमें जो है इसकी आदत लग चुकी है तीखा खाने का। तीखा खाना जो है अधिकतर लोगों को पसंद होती है। तो ये मिर्च जो है कहाँ से आया था, ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है। किस देश से आखिर ये लाया गया था भारत में। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा गया है, आपको बतानी है किस देश से जो है मिर्ची जो है आया था। आपके ऑप्शंस है दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से। तो देखिए ये जो मिर्ची है चिल्ली, ये जो आया था दक्षिणी अमेरिका से आया था, साउथ अमेरिका से जो है इसे लाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कोई लड़का नागरकोइल से मंडगांव जाने, ये भी एक न्यूमेरिकल दिया गया है आपको, इसमें स्पीड निकालनी है, चाल निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कोई लड़का नागरकोइल से मंडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। तो देखिए 4 जून को जो है 4 जून 2020 को जो है यहाँ पे 2020 को जो है 22:30 बजे नागरकोइल से चली। 22 यानी कि 10:30 में जो है नागरकोइल से ट्रेन चली है, रेलगाड़ी चली है। ठीक है, और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मंडगांव पहुंची। 6 जून को देखिए 4 जून को यहाँ चली है और 6 जून को पहुंची है। तो 6 जून को कितना बजे पहुंची है, 4:30, यानी कि सुबह का ये 4:30 होगा आपका, क्योंकि सिर्फ 4:30 है। 16:30 रहता तो ये जो है आपका शाम का 4:30 बजे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 जून से लेकर जो है 5 जून जब हुआ, तो 5 जून में 22:30 जब हुआ तो 24 घंटे हो गए। ठीक है, और उसी प्रकार से जो है जो बचा हुआ आपका 22:30 है, तो यहाँ पे आपका 1.5 घंटा समय और हो गया। ठीक है, 1.5 घंटा और लगा, प्लस में आपका 4:30 लगा। ठीक है, तो ये दोनों ऐड किया जाए, 1.5 घंटा को और 4.5 घंटा को ऐड किया जाए तो 6 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो 24 घंटा लगा और प्लस में 6 घंटा लगा, तो टोटल समय जो है आपको यहाँ पे 30 घंटा लगा है, 30 आवर्स लगे हैं। और देखिए यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी। तो 1145 किलोमीटर जो है दूरी है और टाइम जो है 30 घंटा हमने निकाल लिया है। तो इसे जो है कैलकुलेट किया जाएगा तो 38.5 आपका किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। तो देखिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 38.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। आपके ऑप्शन है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। छत्ते में जो है बहुत सारी मक्खियां होती हैं जो काम करती है, बिल्कुल सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, बिल्कुल सही। अधिकतर जो है मादा मक्खियां होती हैं और उसमें जो है एक रानी मक्खी होती है। ठीक है, नर मक्खियां की संख्या बहुत कम होती है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। अभी भी मैंने कहा ये बिल्कुल सही है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, नहीं, नर मक्खियां जो है छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है। यही आपका ऑप्शन जो है इसमें सही नहीं दिया गया है मधुमक्खियों के बारे में। ठीक है, और जो मधुमक्खी होते हैं इसका जो है पालन जो है इसका ठंडी के दिनों में किया जाता है, अक्टूबर दिसंबर में। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मक्खियां जो होती हैं, मक्खियां के छत्तों के विषय में जो है, इसमें छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। कुछ ही नर मक्खियां इसमें होती हैं
और ये जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं होती है छत्ते के लिए, और प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल सही, तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ये जो है यहाँ पे इसके विषय में सही नहीं दिया गया है, नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान का, माफ कीजिएगा, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? आपके ऑप्शंस है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ी लिखित संविधान है, और इसे जो है बहुत सारे जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का भी इसमें बहुत रोल रहा है भारत के संविधान बनाने में। और इसका जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने जो है जिनकी अध्यक्षता में जो है भारत के संविधान लिखा गया था। और इसका नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। और भारत के संविधान के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, इसका जो है अनेक विशेषताएं हैं, ये जो है लचीला भी है एवं कठोर भी है, और इसमें जो है संशोधन की प्रक्रिया भी दिया गया है। तो बहुत सारे जो है इसकी विशेषताएं हैं भारत के संविधान की, और ये दुनिया की सबसे बड़ी लिखित संविधान है, जिसे जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा 75 का। तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में लूसेंट का भी जो है सीरीज अब स्टार्ट हो गया है चैनल पर। तो यदि आप जो है तैयारी करने वाले हैं बीपीएससी का, या आप सीटेट के साथ ही बीपीएससी का भी कंटिन्यू यदि आप रख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा ही होता है कि यदि कोई स्टूडेंट जो है सीटेट के साथ बीपीएससी का भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस कुछ कम नहीं है, बीपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो यदि शिक्षक बनने के लिए जब सीटेट के पश्चात आपको बीपीएससी अचानक से जो है यदि करना पड़ गया, तो उसके लिए भी आपको बहुत समय देना पड़ सकता है। तो आपसे जो है मेरी यही सलाह रहेगी आपके लिए कि आप जो है साथ में ही तैयारी शुरू कर दें बीपीएससी के भी, क्योंकि बीपीएससी तैयारी कंप्लीट करेंगे, क्लियर करें, क्रैक करेंगे, तभी जाकर जो है आप टीचर बन पाइएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो है सीटेट के साथ साथ जो है बीपीएससी तैयारी का भी तैयारी शुरू कर दें। तो चैनल पर लूसेंट का जो है तैयारी शुरू हो चुका है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं लूसेंट का वो हम कवर करने वाले हैं, और कुछ वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लें। लूसेंट एमसीक्यूज फॉर ऑल एग्जाम्स नामक प्लेलिस्ट बना दिया गया है आप सभी के लिए। और यदि आप अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर से जरूर उन वीडियोज को देख लें। सीटेट का यदि हम बात करें, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सभी सीरीज जो है हमने बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, और पेपर 1 का, पेपर 2 का भी अपलोड हो चुके हैं। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोज को जरूर से जरूर देख लें। तो हमारा प्रश्न है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो देखिए कुछ कार्य दिए गए हैं यहाँ पे। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, जल और खनिज को अवशोषित करना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, इनमें से जड़ों का कार्य क्या है? जो जड़ होता है पौधा का, इसका क्या कार्य होता है? ये एक पौधा है, तो इसमें जो है इसका जो जड़ है, ठीक है, इसमें जो है इसका यदि जड़ का हम बात करें, तो इसका जड़ का जो है, जड़ जो है ये है आपका, ठीक है, जो ये फैला हुआ रहता है, इसे ही हम जड़ कहते हैं, ठीक है। तो इस जड़ का क्या कार्य होता है आपको बतानी है। तो जड़ का क्या कार्य होता है देख लेते हैं। पौधों को सहारा देना, बिल्कुल सही, जड़ जो है पौधों को सहारा देते हैं। जब नीचे जो है नींव मजबूत रहती है, तभी तो घर जो है वो अच्छे से टिक पाता है। उसी प्रकार से जो है जो पौधा का जो नींव है वो जड़ है। जब जड़ मजबूत रहेगी तभी जाकर जो है पौधा को जो है सहारा मिलती रहेगी, वो ये जो है सीधा खड़ा रहेगा। जब जड़ ही सहारा नहीं देगा तो पौधे जो है गिर जाएंगे, सीधा खड़ा नहीं रह पाएंगे। तो ये सहारा देती है, ये सही है। ह्यूमस प्रदान करना, देखिए ह्यूमस क्या होता है कि जो अपघटन से जो पौधे या कोई भी चीजें जो है सड़ जाती हैं, उससे जो उसका जो डिकम्पोज होता है, अपघटन से जो हमें प्राप्त होती है, उसे ही जो है सड़ा हुआ चीज जो होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। और ये जो है मिट्टी में पाई जाती है, तो ये जड़ से जो है इसे नहीं प्राप्त होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भोजन संचित और भंडारण करना, जड़ में जो है भोजन भी जो है संचालन होती है, ये आपका सही हो जाएगा। और देखिए जल और खनिजों को अवशोषित करना, जड़ ही जो है जल को मिट्टी से जो है
अवशोषित करता है और खनिज भी अवशोषित करता है, तभी जाकर जो है पौधे जो है धीरे धीरे बढ़ते हैं, उसमें फल आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है पौधा बढ़ते हुए जाता है और ग्रो करता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, जड़ का ये भी कार्य है। तो देखिए 1 3 4 इसमें करेक्ट दिया गया है, सेकेंड सही नहीं होगा। 1 3 4 दिया गया है ऑप्शन नंबर सेकेंड में, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो देखिए यहाँ पे संघ शासित प्रदेश जो है आपने यदि पढ़ा होगा तो 8 जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं भारत में। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो है एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं, मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए ये जो है इसमें जो है मणिपुर जो है एक राज्य है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। वहीं पे चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी और जम्मू एंड कश्मीर भी। पहले जम्मू और कश्मीर जो था वो एक राज्य थी, लेकिन इसे जो है अब जो है इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है और इसे 2 भागों में जो है विभाजित करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा 1 इसमें। मणिपुर जो है एक राज्य है, संघ शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? उत्पादक कौन से हैं? तो देखिए इसमें जो है आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। कच्चे तेल के उत्पादक कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन है गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। तो ये है भारत के जो है ये है गुजरात और तमिलनाडु में जो है कच्चे तेल का उत्पादन होती है। यहाँ जो है जो धरातल में से जो है चट्टाने और सारी चट्टाने होती है, वहीं से जो है पेट्रोलियम को निकाला जाता है। पेट्रोलियम या कच्चा तेल, क्रूड ऑयल सेम चीज होते हैं। ठीक है, और भारत में जो है गुजरात और तमिलनाडु में पाए जाते हैं और प्रथम बार जो है खुदाई ये संयुक्त राज्य अमेरिका का पेंसिल्वेनिया राज्य में हुआ था और वहीं से जो है सबसे प्रथम बार जो है क्रूड ऑयल निकाला गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पर्श देख सकने योग्य है। ठीक है, तो कौन कौन सा जो है वो पक्षियां हैं जो मानव की आंखों से 4 गुना अधिक दूरी तक जो है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं, कौवा है, चील, बुलबुल, बाज, चील, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर, बाज, कबूतर, तोता। तो देखिए कौवा नहीं देख सकता है और यहाँ पे देखिए फाख्ता, कौवा ये नहीं देख सकते हैं, मोर भी नहीं देख सकते, बाज देख सकता है, कबूतर और तोता नहीं देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाज, चील और गिद्ध। ये 3 ऐसे पक्षी हैं जो मानव नेत्र से जो है 4 गुना अधिक दूरी तक जो है ये वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बाज, चील और गिद्ध, याद रखिएगा ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं आपके सीटेट परीक्षा में। नेक्स्ट है पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली की कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो देखिए आपके ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। पोचमपल्ली साड़ियाँ जो है एक प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट साड़ी होती है और इसका डिजाइन जो है बहुत ही सुंदर होती है। तो ये जो है किस राज्य का प्रसिद्ध जो है ये साड़ी है या ये विशेष प्रकार की जो बुनाई एक प्रकार की होती है, ये किस राज्य की है? तो आपके ऑप्शंस देख लेते हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा तेलंगाना। पहले जो है आंध्र प्रदेश राज्य में होता था, अब जो है क्योंकि आंध्र प्रदेश को बांट दिया गया है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के में 2 भागों में विभाजन हो गई है आंध्र प्रदेश की, तो अब जो है ये तेलंगाना में प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखिए लौह तत्व प्रचुर मात्रा में जिसमें पाई जाती है उसे जो एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति होती है उन्हें उपयोग करने के लिए कहा जाता है।
जो भी व्यक्ति जो है एनीमिया से ग्रसित होती है, खून की कमी से ग्रसित होते हैं। एनीमिया जो ऐसी बीमारी है जिसमें खून की कमी हो जाती है, शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो हेमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने के लिए जो है लौह युक्त, आयरन युक्त जो है फूड को लेने की सलाह दी जाती है। तो कौन कौन से फूड है जिसमें प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाए जाते हैं, देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है आंवला, बंद गोभी, टमाटर। देखिए आंवला, बंद गोभी, टमाटर नहीं होगा आपका, क्योंकि ये नहीं होगा, ठीक है। बंद गोभी, आंवला, पालक, पालक में पाए जाते हैं, ठीक है। और आंवला में भी जो है प्रचुर मात्रा में आयरन पाए जाते हैं, लेकिन बंद गोभी में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और देखिए तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी, ठीक है। गुड़, आंवला, टमाटर, टमाटर में प्रचुर मात्रा में आयरन तो नहीं पाए जाते हैं, गुड़ और आंवला में पाए जाते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। आंवला, पालक, गुड़, यही आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4। आंवला और पालक और गुड़, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति हैं उन्हें जो है लेने के लिए सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें जो है प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकन या खुरदुरे, चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। आपके ऑप्शन है जॉर्ज मेस्ट्रल, चार्ल्स डार्विन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ग्रेगोर जॉन मेंडल। तो कौन थे ये आपको भी पता होगा, बहुत बार ये प्रश्न जो है आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि किसने, जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है मटर के पौधों पर शोध किया था और उन्होंने जो है ये पाया था कि जो जोड़ियों में जो है विभिन्न गुण पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि टॉल एंड डॉफ, यानी कि बौने और लंबे, पीले और हरे, खुरदुरे, चिकने, इस प्रकार के जो है उसमें लक्षण पाए जाते हैं। तो ये थे आपके जॉन मेंडल, ग्रेगोर जॉन मेंडल, ठीक है। मेंडल ने जो है पी में एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के पौधे में एक्सपेरिमेंट किया था। बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है, ओके, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो देखिए इसमें जो है क्या होता है कि घर जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है बांस के खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं। बांस के खंभे के ऊपर जो है इस प्रकार से घर को बनाया जाता है। तो बांस के खंभों पर बनाया क्यों जाता है और कौन से राज्य में जो है इस प्रकार से घर बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, तो जान लेते हैं। ये जो है बनाए जाते हैं असम राज्य में, और असम राज्य में जो है क्योंकि बाढ़ वहाँ पे बहुत आने की संभावना होती है, जंगली जानवरों से अधिक खतरा रहती है, तो इसी कारण से जो है वहाँ के घरों जो है बांस के खंभों के ऊपर बनाई जाती है जंगली जानवर से सुरक्षा हेतु, और साथ में जो है बारिश बहुत अधिक होती है बाढ़ से बचने के लिए, ताकि पानी जो है घर के अंदर नहीं आए, इससे बचने के लिए जो है घरे जो है बांस के खंभों के ऊपर यानी से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका असम, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है आपकी परीक्षा में। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। भारत की मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। तो देखिए यहाँ पे जो भारत के मानचित्र में दिल्ली जो है कहाँ पर है, तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे लगभग दिल्ली आपका मान लीजिए यहाँ पे है। देखिए मैं शॉर्टकट में मानचित्र बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए आपका दिल्ली है, तो पूछा गया है किसका, इसके सापेक्ष दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात किधर है, गुजरात तो आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ है, इसके इस तरफ जो है गुजरात है और इस तरफ है, ठीक है। तो ये दक्षिण की ओर गया, फिर इधर पश्चिम की ओर चला गया, तो दक्षिण पश्चिम में जो है क्या है, गुजरात है, ठीक है। उसी प्रकार से बिहार का यदि बात करें तो बिहार जो है इधर है, तो बिहार इधर है, तो इस तरफ हो गया आपका पूर्व हो गया, और उसके पश्चात जो है आपका ऊपर की ओर जाएगा ये, क्योंकि उत्तर में है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व, ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा
उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, नहीं ये उल्टा है। दक्षिण पश्चिम में जो है गुजरात है, और उत्तर पूर्व में जो है बिहार है, पटना है। ओके, बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड इसमें करेक्ट दिया गया है। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में जो है दिल्ली से जो है देखा जाए तो ये दोनों राजधानी पड़ेंगी। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे? क्या एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना आप बनाएंगे? पेडागोजी का ये क्वेश्चन है ईवीएस का। ठीक है, तो देख लेते हैं। क्या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे? और देख लेते हैं क्या दिया गया है। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। ठीक है, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अलग योजना में सभी विषयों को अलग करेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि एकीकृत ईवीएस का अर्थ होता है कि इसमें जो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन तीनों जो है एक ही ईवीएस में आ जाती हैं, और तीनों का पाठ्यक्रम जो है एक ही में लगभग संयुक्त रूप से जो है आपको देखने को मिलती है एक ईवीएस के पुस्तक में। तो इसके लिए जो है अलग अलग शिक्षक रखने की कोई आवश्यकता नहीं, अध्यापक रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अलग अध्यापकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग, ये भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपको अभी भी बताया कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान ये तीनों जो है ईवीएस के अंतर्गत ही आते हैं, इसीलिए जो है ईवीएस को एकीकृत प्रकृति का भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसका प्रकृति जो है एकीकृत है, इसीलिए क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट जो है एक ही ईवीएस के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, बिल्कुल सही। एकीकृत ईवीएस के लिए जो है 1 या 2 से अधिक जो है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, ये आपका सबसे सही हो जाएगा। अलग योजना में सभी विषय को अलग करेंगे, नहीं ये नहीं होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो कौन सा जो है वो विषय है जिसमें जो है एनसीएफ 2005 में जो है सुझाया गया था? तो आपके ऑप्शन से चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीजें कैसे काम करती है, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन। तो ये जो है आपका ऑप्शन 1 होगा। चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये जो है एक ईवीएस का थीम है, जो छठा थीम है। ये ईवीएस के अंतर्गत जो है 6 थीम है, और जिसमें जो है आपका भोजन आ जाएगा, ट्रैवल आ जाएगा, यात्रा आ जाएगा। ओके, यात्रा और भोजन, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, और उपथीम भी हैं। ठीक है, उपथीम जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल आपका हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा, ये सभी उपथीम है। ठीक है, 6 थीमों के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है पिछले वीडियोज में, आप जरूर जाके देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये जो है एनसीएफ 2005 में जो है इसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। नंबर 87, उपाख्यान यानी टोटल अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो देखिए क्या जो है इसमें दर्ज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कूट में आपको आंसर करनी है इसकी। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। तो देखिए जो उपाख्यान होती है, इसमें जो सीधे निर्णय होती हैं उसी को दर्ज किया जाता है। पोर्टफोलियो में जो है ये सभी जो बच्चों को का क्या समस्या है, उनकी क्या कमजोरियां हैं, क्या मजबूत पक्ष है, ये सभी जो उनकी जो रुचियां हैं, ये सभी चीजें जो है उनमें उसमें दर्ज किया जाता है पोर्टफोलियो में। उपाख्यान में जो है डायरेक्ट जो है निर्णय लेने वाली कथनों का जो है दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दर्ज नहीं किया जाता है, तो ये दर्ज नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे निर्णय वाले कथनों को लिखना नहीं, इसे जो है दर्ज किया जाता है। मजबूती और कमजोरियों को पहचान करना, ये पोर्टफोलियो में दर्ज किया जाता है, इसमें दर्ज नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है यही बताना है, इसलिए मैं टिक कर रही हूँ। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। बच्चों की रुचि और संबंधों आदि को पहचान करना, इसे भी दर्ज नहीं किया जाता है। तो 1, 3 और 4 जो है दर्ज नहीं किया जाता है। तो 1, 3, 4 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें सेकेंड, 1, 3 एंड 4।
पोर्टफोलियो में जो है ये सभी दर्ज किया जाता है, लेकिन उपाख्यान में ये दर्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, स्मिता अपने शिक्षार्थी को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो देखिए, स्मिता एक शिक्षक है, वो अपने शिक्षार्थियों को जो है लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों को के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक के रूप में जो है उसे क्या करना चाहिए, देख लेते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, केवल लड़कियों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। तो देखिए, ये तो लैंगिक रूढ़िबद्धता को और बढ़ावा देगी। इससे जो है और भेदभाव बढ़ेगी कि आप जो है सिर्फ लड़कियों से कह रहे हैं कि रोज जो है तुम लोग का ड्यूटी है क्लासरूम साफ करना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं, एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो देखिए, ये जो है एक एग्जाम्पल हो सकता है कि किसी कोई एक लेडी होकर जो है ऑटो चलाती हैं और वो किसी छात्र की माँ है, तो वो जो है एक ऑटो चालक है, एक लेडी होने के बावजूद भी जो है वो ऑटो चालक है, तो ये एक गर्व वाली बात है। और इससे जो है बच्चे क्या होंगे कि और लैंगिक रूढ़िबद्धता जो है इसके प्रति जो है रूढ़िवादी इससे जो है लैंगिक विषमताएं जो है कम होंगी। ठीक है, और उनमें जो है एक ये मानसिकता उनका बनेगा, जो रूढ़िवादी उनकी धारणाएं हैं जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, उसमें जो है वो चेंजेस करेंगे कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां कमजोर होती हैं और लड़के जो है वो मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड इसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन है। और भी देख लेते हैं, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्र को प्रस्तुत करें, नहीं, इससे और वो रूढ़िवादी धारणाओं को सीखेंगे, तो ये नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, ये भी आपका नहीं। सबसे जो है अच्छा तरीका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कि वे जो है कोई छात्र की माँ जो है यदि ऑटो चालक है, उनको यदि आमंत्रित करती है, या कोई भी फील्ड में है, या डॉक्टर है, नर्स है, या टीचर है, कुछ भी है, तो उन्हें जो है यदि शिक्षक आमंत्रित करती हैं, शिक्षिका आमंत्रित करती हैं और बच्चों को दिखलाती हैं, तो उनमें जो है लैंगिक विषमताएं कम होंगी और लैंगिक समानता के प्रति जो है वो और जागरूक होंगे, और लैंगिक सबको जो है बराबर नजरों से समाज में देखा जाएगा और उनकी जो है धारणाएं बदलेगी। तो ऑप्शन सेकेंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर के एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, तो देखिए पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग ने भी पढ़ा है बचपन में। तो कक्षा 5 में जो है पुनीत एक शिक्षक के रूप में जो है वो क्या करते हैं, शिक्षार्थियों को जो है मानव शरीर की रूपरेखा बनाने के लिए देते हैं, जिसमें जो है भोजन से संबंधित भोजन विषय पढ़ाने के लिए जो है सबसे पहले उन्हें वो क्या करते हैं, पाचन तंत्र बनाने को उन्होंने कहा। तो देखिए वो क्या करना चाहते हैं, ऐसा करके देख लेते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, क्या वो ये देखना चाहते हैं कि कौन जो है अच्छा ड्राइंग बना सकता है, तो नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिए, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, इसकी प्रक्रिया पर जो है शिक्षार्थी का मूल्यांकन करना चाहते हैं, नहीं। परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, नहीं, परीक्षण के लिए नहीं बना रहे हैं। और देखिए, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना, बिल्कुल सही। पाचन से संबंधित जो है शिक्षार्थी क्या विचार रखते हैं और उन्हें जो है कितना नॉलेज है इसके बारे में, तो भोजन विषय पढ़ाने से पहले जो इसलिए उन्होंने जो है पाचन तंत्र को बनाने के लिए उन्होंने कहा। तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? इसको छात्रों को प्रगति की निगरानी करनी है, रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, बच्चे के सीखने बच्चे की सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, अधिगम
को सुदृढ़ करने के लिए एक अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। तो देखिए रचनात्मक आकलन के प्रति जो है संबंध में जो है सही नहीं है आपको बतानी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। के प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है, जो भी 31 जनवरी 2021 का पेपर का क्वेश्चन था। ठीक है, अगले वीडियो में हम 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, किसी ग्रुप में वीडियो को जो है जरूर आप शेयर कर देंगे, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, अपने पंख खोल ये दुनिया उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चैनल पर। तो दोस्तों, दुनिया आपकी मेहनत नहीं देखती, आपकी पाँव के छाले नहीं देखती, लेकिन दुनिया जो है सफलता देखती है, बस उड़ान को देखती है। ऐसे में जितना आप मेहनत करें उतना ही आप सफलता की ओर अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। तो सीटेट का एग्जाम आप लोग को किसी तरह क्रैक करना है इस बार, और लोग को सफलता तक पहुंचाने के लिए आपके सफर में हम लोग साथ हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। 9 जनवरी 2023 का पेपर का ईवीएस का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 76 है। शोभित किताब में एक चित्र दिखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वो अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं और लड़कियां क्रिकेट क्यों खेल रही हैं। तो देखिए एक चित्र जो है दिया गया है, जिसमें जो है क्या हो रहा है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग खेल रहे हैं, लड़के जो है क्रिकेट खेल रहे हैं और लड़कियां गोटियां खेल रहे हैं। ठीक है, तो शोभित ने जब किताब में ये चित्र देखा तो उसके मन में जो है प्रश्न उठे और उसने अपने अध्यापक से प्रश्न किया कि लड़के जो है क्यों गोटियां नहीं खेल रहे हैं और लड़कियां क्यों क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, और दोनों जो है लड़के लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित है। तो यानी कि पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में ये चित्र है। ठीक है, और इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों जो है इस प्रकार के चित्र जो है शामिल किया गया है आपके पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विपरीत करना, व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना। आलोचनात्मक सोच विपरीत कहा गया है, तो विपरीत करना उद्देश्य नहीं है। सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना, सौंदर्य के प्रति संवेदना किसी सुंदरता को नहीं यहाँ पे दिखाया गया, तो ये भी नहीं होगा। अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना, यानी कि अवलोकन करके और बच्चे जो है चित्र के आधार पर चीजों को समझ सके कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है उनका जो है चित्र के आधार पर वो इस प्रकार से अपने समझ को विकसित करे, ये जो है यहाँ पे उद्देश्य है। तो ये यहाँ पे सही है। अगला है सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना, ये भी सही हो जाएगा। कोई भी सामाजिक घटना जो है दिखाया जा रहा है, वो पुस्तक में जैसे कि चित्र में दिखाया गया कि लड़के और लड़कियां अलग खेल रहे हैं, तो भेदभाव को दिखाया गया है। ठीक है, और एक जो लैंगिक रूढ़िवादिता है इसको भी जो है दिखाया गया है। और उसी प्रकार से समाज में अनेक घटनाएं इस प्रकार से दिखते हैं, तो बच्चे जो है उन सामाजिक घटनाओं को देखकर अपने संज्ञानात्मक क्षमता को विकसित कर सके और उनमें जो है जिज्ञासु उनमें एक प्रवृत्ति का जो है विकास हो, ये जो है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, इसलिए इस चित्र को जो है शामिल किया गया है। ये यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी और डी। ठीक है, तो सी और डी देख लेते हैं। तो ऑप्शंस में देखिए 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो सी और डी इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए और बी में से कौन जो है, तो ए में दिया गया आलोचनात्मक सोच विपरीत करना, बी में है व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना। सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना ये तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सोच विपरीत करना नहीं होना चाहिए था, सोच विकसित करना होना चाहिए था। ठीक है, सोच विकसित करना, तो विकसित करना होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ए, सी और डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 11 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षण शास्त्री युक्ति होगी।
तो देखिए आपसे पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन के आप शिक्षक हैं और कक्षा 2 में जो है आप पढ़ाने जा रहे हैं, वहां पे आपको पढ़ाना है ऋतु विषय, ठीक है। तो ऋतु को संबंध में जो है कौन सी विधि सबसे आपका सही होगा पढ़ाने के लिए, ऋतु पढ़ाने के लिए बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, संप्रत्यय ऋतुएं समझाने के लिए चार्ट एवं पुस्तकों का उपयोग, और ऑप्शंस देख लीजिए। सभी ऑप्शंस पढ़ के ही जो है आप करेक्ट आंसर कर पाएंगे, क्योंकि बिना सभी ऑप्शंस पढ़े आप आंसर इसका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उससे भी जो है अधिक पॉजिटिव ऑप्शंस आपको क्वेश्चन में दिया गया हो। तो कभी भी जो है प्रश्न सॉल्व करने से पहले पूरा क्वेश्चन को, ऑप्शंस को, पूरा ऑप्शंस को जरूर देख ले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो देखा जाए तो चार्ट और पुस्तक उपयोग करना ये भी सही है, लेकिन हो सकता है इससे भी अधिक अच्छा विधि जो है ऑप्शन में दिया गया हो, जैसे कि हम लोग देखेंगे आगे। सैंपल पर लिखे विषय वस्तु ऋतुओं को बाद में समझाने के लिए और ऋतुओं के वीडियो का उपयोग। तो यहाँ पे देखिए चार्ट और पुस्तक से ज्यादा अधिक जो है सही होता है वीडियो का उपयोग करना, ठीक है। और ऑप्शन देखेंगे, ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग। तो समाचार पत्रों का जो है लेख जो है उसको पढ़ाकर बच्चों को पढ़ाना, और है ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग करना। तो ये यहाँ पे करेक्ट जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन 4, इसलिए क्योंकि ऋतु के विषय में जो है बच्चों में जो है रुचि का विकास करना, और जो भी जो है भोजन में बदलाव आते हैं मौसम के अनुसार से, उनके बारे में उनको पहचान कराना, ठीक है। उसी प्रकार से वस्त्र के संबंधित जो है उन्हें जानकारी देना, जैसे कि ठंडा के दिन में जो है गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहना जाता है, उसी प्रकार से गर्मी के दिनों में जो है सूती वस्त्र का उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो है बच्चों को जो है इसके बारे में पूरा जानकारी देना, ताकि वो जो है अच्छे से इसको समझ पाए। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं। तो आकलन क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है। तो बिल्कुल सही है, आकलन जो है एक शिक्षण अधिगम की एक प्रक्रिया है, और ये जो है सतत चलते रहने वाली प्रक्रिया है। विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता के बारे में अवगत कराता है। नहीं, आकलन ये अवगत नहीं कराता है कि उनका क्या उपलब्धि है, क्या जो है उनको नहीं आ रहा है, बल्कि उनको क्या आता है, वो किस चीज में जो है टैलेंटेड है, इन सब चीजों के बारे में बताता है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक है। तो सीखने के दौरान जो भी उनको बाधाएं आ रही है, कठिनाई हो रही है, कहाँ जो भी उनको जो है परेशानी हो रही है, उससे संबंधित ये अवगत कराता है, ये सही है। विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति और रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराता है। यानी कि बच्चे जो है किस चीज में इंटरेस्टेड है, और उनका जो है किस चीज में टैलेंट है, उनका जो है पहले से किस प्रकार के अनुभव रहा है, किन चीजों के बारे में वो जानते हैं, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में भी आकलन बताता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, 2 नहीं होगा, 3 और 4, 1, 3, 4, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा A, C और D, ठीक है। 1, 2 हालांकि दिया गया है ऑप्शन में, लेकिन A, C, D ही होगा यदि ABCD करके देखा जाए तो। ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी। यानी कि बोलती इमारतें जो पाठ है, इसको पढ़ाने के लिए जो ऐतिहासिक इमारतें इनमें प्रस्तुत करना है आपको, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सी विधि सबसे उत्तम होगी, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं और सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर, ऑनलाइन खेल और पहेली, ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेद पतन, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा, ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझाने के लिए व्याख्यान चर्चा विधि। तो सबसे उपयुक्त विधि जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे भ्रमण करना, ठीक है। तो जो भी स्थानीय ऐतिहासिक इमारतें हैं वहां जाकर भ्रमण करना, उसके पश्चात उससे संबंध में चर्चा करना, ये यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी पर 4 पैर बनाते हैं, अध्यापक को क्या करना चाहिए।
तो अध्यापक ने जो है एक चींटी का चित्र बनाने के लिए कहा और विद्यार्थियों ने क्या किया, चींटी के 4 पैर बनाए। ठीक है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए ऑप्शंस है, ये कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं होते। तो बच्चों ने जो है 4 पैर बनाए हैं चींटी के। ठीक है, तो ऐसे में क्या टीचर को डायरेक्टली बोल देना चाहिए कि चींटी के जो है 6 पैर होते हैं और 4 या 8 नहीं। ठीक है, और गलत कह देना चाहिए नहीं, ये गलत है। ये कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वह सही है और बाकी सभी विद्यार्थी गलत है। इस तरह से बोलना भी गलत है, क्योंकि बच्चे जो है अपना प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे चित्र बनाने के प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास को सराहना करना चाहिए, भले क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि चींटी के कितने पैर होते हैं, इसलिए उन्होंने 4 पैर बना रखा है। तो ऐसे में बच्चों को डांटना, बच्चे को डायरेक्टली जो है गलत बोल देने से जो है वो डिमोटिवेट होंगे। तो इस स्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए, उन्हें जो है समझाना चाहिए कि चींटी के जो है 6 पैर होते हैं। ठीक है, तो और ऑप्शन से देख लेते हैं आगे। उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना। तो टीचर को जो है क्या एक चित्र दिखाकर उन्हें कहना चाहिए कि चींटी के कितने पैर है गिन लो। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये भी नहीं होगा। उन्हें आकर्षक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। इस तरह से जो है उनकी और रुचि बढ़ेगी। ठीक है, वो लेंस के माध्यम से देखेंगे कि कितने जो है चींटी के एक्चुअल में पैर होते हैं। ठीक है, तो उनको जो है पता चलेगा कि चींटी के जो है कितने पैर होते हैं इससे, और उन्हें जो है इंटरेस्ट भी जगेगी और मजा भी आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन 81। कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रत्य प्रस्तावित करना है, इसलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे। तो देखिए कक्षा 4 के जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं आप। ठीक है, और इसमें जो है कहा गया है कि अंतरिक्ष यात्री का संप्रत्य प्रस्तावित करना है, यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में आपको बताना है बच्चों को, कक्षा 4 के बच्चों को। ठीक है, तो इसके लिए जो है कौन सा तरीका आप अपनाएंगे, आपके ऑप्शंस हैं। विद्यार्थियों के अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाइए और याद करने के लिए कहिए। कभी भी ऑप्शन में याद करना दिखे आपको तो आप समझ जाइएगा ये ऑप्शन जो है गलत होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्रियों पर एक व्याख्यान दीजिए। लेक्चर विधि का प्रयोग नहीं करना है। लेक्चर विधि बच्चों के लिए जो है और समझने में दिक्कत करती है, यानी ये जो है चीजों को आसानी से समझ नहीं पाते हैं और उन्हें जो है चीज कठिन लगने लगती है। भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषता को इंगित कीजिए। अंतरिक्ष यात्रियों की कहानियां साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय में समझने में सहायता कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे उपयुक्त जो तरीका होगा वो होगा यहाँ पे भारत के अंतरिक्ष यात्रियों के उनको जो है जानकारी देना, क्योंकि वो भारतीय हैं, उससे और उनको जो है एक प्रेरणा मिलेगी और साथ में जो है उनकी आत्मकथाओं की जानकारी, यानी कि कितनी कठिनाई से, कितने जो है कौन कौन से तरीकों से जो वहां तक पहुंचे। ठीक है, इस चीज के बारे में वो जानेंगे और क्योंकि उनके मुख्य विशेषता को इंगित करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82। एस ने अपने अध्यापक से पूछा, कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले क्यों हैं, जबकि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर लाल गोले बने हैं। अध्यापक समझते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देखकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है। तो आपके ऑप्शन है पहचान, कल्पना, पूर्वाग्रह, वर्गीकरण। तो कौन कौन से शामिल होंगे, क्योंकि लाल पैकेट को और हरा पैकेट को, ठीक है, देखकर वहां पे जो है जो लाल गोल बने हैं और हरे गोल बने हैं पैकेट में, उसको देखकर क्या करना है, वर्गीकृत करना है कि कौन सा जो है मांसाहारी है और कौन सा जो है शाकाहारी है। तो शाकाहारी वाले जो है हरे वाले को जो है शाकाहारी होंगे और जो लाल होगा वो मांसाहारी होगा। तो सूचीबद्ध करने के लिए जो है सबसे पहले पहचान करना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल सही है।
कल्पना करना, तो क्या यहाँ पे कल्पना करने की आवश्यकता है, कुछ जो है इमेजिन करने की आवश्यकता है। वहाँ पे तो प्रत्यक्ष रूप से जो है पैकेट दिए गए हैं, अनेक जो है प्रोडक्ट के पैकेट दिए गए हैं, उसमें जो है लाल हरे गोले बने हुए हैं, उसके अनुसार से जो है पहचान करके उनको वर्गीकृत करना है। तो कल्पना करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होगी, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। पूर्वाग्रह, तो क्या पहले से जो है उससे संबंधित जानकारी होना जरूरी था? नहीं। वर्गीकरण, वर्गीकृत करना है तो ये यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि लाल और हरे जो है अलग अलग करके पता करना है कि कौन सा जो है शाकाहारी है और मांसाहारी में, दोनों में जो है इन्हें वर्गीकृत करना है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन 4 करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे? तो एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में क्या करना है आपको? एक अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों, यानी कि जो भी चर्चाएं चल रही है उनसे संबंधित जो है मुद्दों से परिचित करवाना है। तो आप क्या किसे प्राथमिकता देंगे? तो ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे। आगे है, विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्रों को ग्राहक बनने के लिए कहेंगे। कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे और उनको साझा भी करेंगे। घर में समाचार पत्र पठन को सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप शिक्षक हैं तो जानकारी देना आपका भी कर्तव्य है। तो यहाँ पे देखिए आप सीधे सिर्फ बच्चों को कहेंगे कि पत्रिका देख के पढ़ लो। हो सकता है बच्चे जो है नहीं समझ पाए, उससे संबंधित जो है क्या वो मुद्दा है, उससे संबंधित उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं हो, तो समाचार सुनकर भी या पत्रिका को पढ़कर भी नहीं समझ पाए। ठीक है, तो शिक्षक का जो है यहाँ पे जो भी जो है मुद्दा चल रहा है उससे संबंधित जो है उन्हें जानकारी देना उनका यहाँ पे कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पे देखिए समाचार चैनल को देखने के लिए कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। समाचार पत्र को पढ़ने के लिए कहेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। और समाचार पत्र के लिए बात करेंगे माता पिता से, ये भी गलत हो जाएगा। सही होगा आपका ऑप्शन 3। कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे और उनको साझा भी करेंगे। नेक्स्ट है, जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है। वह विद्यार्थियों से अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है? तो देखिए जैसे कि उसने जो है हाथ का अपना परछाई लेकर, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उसका हाथ कुछ इस प्रकार से उसने रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसका परछाई यदि बन रहा है, नीचे उसका यहाँ पे मान लीजिए ये वाला जो है उसका परछाई है, ठीक है, ये वाला जो है उसका परछाई है कुछ इस प्रकार से। तो इस परछाई के माध्यम से जो है कोई जानवरों को बनाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, उंगलियों को मोड़कर या किसी प्रकार से रख के जो है उसका परछाई के माध्यम से यहाँ पे उसने मान लीजिए कोई एक जानवर बना दिया। यहाँ पे हो सकता है उसने हाथी ही बना दी। तो परछाई के माध्यम से कौन सा वो जानवर बना रहा है? के ऑप्शन है अनुमान, अवलोकन, निष्कर्ष और वर्णन। यहाँ पे कूट दिए गए हैं, कूट में आपको करेक्ट आंसर बतानी है। तो अनुमान लगाना, तो यहाँ पे जो है वो पूछ रहा है कि मेरी उंगलियों को देखकर बताओ जो परछाई जो मैं परछाई से जो जानवर बनाने वाला हूँ वो कौन सा जानवर है। तो बच्चे जो है अनुमान लगाएंगे, तो यहाँ पे सही हो जाएगा अवलोकन। बच्चे जो है अवलोकन करेंगे और वहां पर जो है समझने का प्रयास करेंगे कौन सा जो है जानवर बनने वाला है। निष्कर्ष भी होगा, क्योंकि बच्चे जो है निष्कर्ष निकालेंगे कि कोई बच्चा जो बताएगा ये बाघ बनने वाला है, हाथी बनने वाला है, तो निष्कर्ष निकाल कर ही बताएंगे। तो ये भी सही है। वर्णन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85। पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? तो आपके ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन में जो है यानी कि कौन कौन से विषय शामिल है, ठीक है। आपके ऑप्शन है विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से पूरी जानकारी, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में पूरी जानकारी, विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में जो है कौन कौन से विषय शामिल होते हैं, यहाँ पे विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दिया गया, ऑप्शन 1 में ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा, तीनों जो है ये शामिल होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, रीनी ने अध्यापक से पूछा पौधों के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं? अध्यापक को क्या करना चाहिए?
तो देखिए जीनी जो है एक विद्यार्थी है, उसने अपने शिक्षक से पूछा, अध्यापक से पूछा, पौधे के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं होते हैं? तो आप सभी ने देखा है पौधे के तने जो है गोल होते हैं, तो क्यों ऐसे होते हैं, ये गोल क्यों होते हैं, ठीक है। तो देखिए अध्यापक को विद्यार्थी सिखाना चाहिए कि वे इस बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। ये तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि उन्हें जो है इसके बारे में बताना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है, ना कि उन्हें ये कहना चाहिए कि आप अगली क्लास में यानी कि आगे क्लास में सीखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने के कारण गुरुत्वाकर्षण है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अध्यापक को विद्यार्थी से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए, यानी कि अध्यापक को जो है विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि क्यों ये गोल होता है, आप लोग सोचकर बताओ, ठीक है। तो ये सही है। अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने ले जाना चाहिए तथा विभिन्न तनों के आकार को देखने के लिए कहना चाहिए, ये भी सही है। इससे उनको और भी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे सी और डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती है? आपके ऑप्शन है चॉक एंड टॉक विधि, व्याख्यान विधि, भूमिका निर्वहन, कहानी सुनना। तो पर्यावरण अध्ययन के संपादन में जो है प्रभावी हो सकती है कौन सी विधियां? चॉक एंड टॉक विधि को उतना उपयुक्त नहीं माना जाता है, व्याख्यान विधि भी उतना उपयुक्त नहीं माना जाता है, भूमिका निर्वहन सबसे बेस्ट माना जाता है, और कहानी सुनना, ठीक है। तो इसलिए जो है पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में आपको बहुत सी कहानी कविताएं मिल जाएंगी, ठीक है। तो भूमिका निर्वहन भी बेस्ट है, क्योंकि रोल प्ले करना किसी भी कहानी को लेकर, वहां पे उस पे जो है रोल प्ले करना, नाटक करना, ये सभी जो है इससे बच्चे जो है आसानी से उन्हें जो है अपने रोल प्ले करने के माध्यम से वो चीजों को आसानी से समझ पाते हैं। तो ये भी सही है। तो सी और डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 88 है, एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उसकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। मम्मी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मम्मी होना चाहिए, ठीक है। मम्मी अपनी कविता पढ़ती है, मेरी मम्मी मीठी है जैसी मिष्टी दोई। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है पम्मी, ठीक है, पम्मी ही है ये, ठीक है, मम्मी नहीं है। यहाँ पे ये कहा गया है कि एक शिक्षक ने जो है क्या किया कि बच्चों को अपने मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने के लिए कहा, ठीक है। तो पम्मी नाम का एक स्टूडेंट है, वहाँ पे विद्यार्थी है, उसने जो है कविता लिखा और पढ़ा, मेरी मम्मी मीठी है जैसी मिष्टी दोई। और कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। यदि आप पम्मी के अध्यापक है तो आप क्या करेंगे, यानी कि आप जो है उसके जो है टीचर हैं, तो यदि आप उस जगह पर रहते, उस टीचर की जगह पर, तो आप क्या करते हैं? आपके ऑप्शन है, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर दिखाएंगे, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई कैसे बनता है समझाएंगे। तो आप क्या करेंगे? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड, ठीक है। विद्यार्थियों को क्या करेंगे? मिष्टी दोई का अर्थ जो है स्थानीय भाषा में बताएंगे, ना कि उनको लाकर खिलाएंगे और दिखाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता है। तो प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की क्या विशेषता है? आपके ऑप्शन हैं, विद्यार्थियों को नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना, ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित करना, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशल का विकसित करना, विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना। तो देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शंस आपको करेक्ट ही लग रहे होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन 3, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकसित करना, इसका जो है विशेषता होना चाहिए, ठीक है। ताकि बच्चे जो हैं जब पर्यावरण अध्ययन को पढ़ें, ठीक है, तो उनमें जो है क्या विकसित हो? सामाजिक भावनात्मक कौशल विकसित हो। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90, पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा कराना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो देखिए आपके ऑप्शन से, सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम सरल हो जाता है, विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं, प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने हेतु स्वतंत्र है, प्रत्येक प्रतिक्रिया को बिना आलोचना स्वीकार किया जाता है।
तो यहाँ पे देखिए आपसे ये कहा गया है कि समूह चर्चा से जो है सार्थक ज्ञान मिलती है। इस तथ्य का सर्वोत्तम व्याख्या कौन कर रहा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो हमने जो है 9 जनवरी 2023 का पेपर से संबंधित जितने भी ईवीएस के क्वेश्चंस थे उसे कंप्लीट कर लिया है। तो इसी प्रकार से हमने और भी वीडियोज को अपलोड कर रखा है। यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल के कोर्सेस नामक जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप